अगर हम शॉप फ्लोर पर रॉन्ग आउटपुट की बात करें तो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के इन्वॉल्वमेंट के कारण गलती करने वाले टीम मेंबर्स के पास सफिशिएंट लॉजिक होते हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे और उस रॉन्ग आउटपुट की रेस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। आज के वक्त में लीडर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी टीम को और अपने टीम मेंबर्स को गलत आउटपुट के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराना या उनकी जिम्मेदारी तय करना। इंडस्ट्री 4.0 के बाद डिजिटलाइजेशन ईरा में लीडर्स के लिए ये चैलेंज और भी ज़्यादा होगा। आज के वक्त में और आने वाले वक्त में एक लीडर का रोल किस तरह से चेंज होगा और लीडर अपने टीम मेंबर्स को किस तरह से उनके काम के लिए उनको रेस्पॉन्सिबल बना पाएगा। शॉप फ्लोर पर किसी भी गलत आउटपुट के जनरेट होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियो में किसी भी एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी या किसी एक प्रोसेस की जिम्मेदारी तय करना लीडर के लिए एक बहुत बड़ी माथापच्ची है। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑटोमेशन लेवल रहता है और ऑटोमेशन लेवल के 5 लेवल हैं। पहला लेवल डिवाइस लेवल पर रहता है और 5th ऑटोमेशन लेवल कंपनी लेवल पर होता है। 5 ऑटोमेशन लेवल होने के बाद भी कंपनियां रॉन्ग आउटपुट जनरेट करती हैं। अगर 2021 सितंबर की बात करें तो मारुति सुजुकी ने 1.8 लाख जो अपनी कार्स थी उनको रिकॉल किया था बिकॉज ऑफ दी सम रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स। तो वास्तव में देखा जाए रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी भी प्रोसेस या एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबल ठहराना उसके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज। इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन के बाद डिजिटल ईरा में किसी भी गलत आउटपुट के लिए किसी भी एम्प्लॉय को की जिम्मेदारी तय करना लीडर के लिए और भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मैन और मशीन इंटरफेस एक क्रिटिकल स्टेज में चला जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 ईरा में मैन मशीन कनेक्ट होने के बाद भी मैन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मशीन की जो जिम्मेदारी है, ऑटोमेशन की जिम्मेदारी या रोबोटिक्स की जिम्मेदारी को मैन ही डिसाइड करेगा। योग की लैंग्वेज में अगर हम समझें इस बात को तो हम कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं जो कि उसके एनर्जी सेंटर हैं, और मनुष्य का स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना इन 7 चक्र की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम शॉप फ्लोर पर एम्प्लॉय की बात करें तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी भी एम्प्लॉय के 3 एनर्जी चक्र होते हैं। सबसे पहले अगर चक्र की बात करें तो वो है एम्प्लॉय की जिम्मेदारी, एम्प्लॉय का रोल। दूसरे चक्र की बात करें तो वो है कंपनी का रूल क्या है, एम्प्लॉय की एंगेजमेंट बाउंड्रीज़ क्या हैं। और तीसरे चक्र की बात करें तो टीम और टीम के मेंबर्स के बीच में ट्रस्ट लेवल क्या है और उनकी आपस में कनेक्टिविटी क्या है। ये तीनों चक्र वास्तव में कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी पिलर भी कहलाते हैं।
और जब ये पिलर्स या ये चक्र एम्प्लॉय के मजबूत होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल लीडर्स और कंपनी का है इनको स्ट्रेंथन करने का, तो एम्प्लॉय अपने आउटकम की जिम्मेदारी बाखूबी लेते हैं। अगर ब्रीफ में इन एनर्जी सेंटर्स या चक्र को या पिलर्स को समझने की कोशिश करें तो पहले नंबर पर आता है एम्प्लॉय का रोल, दूसरे नंबर पर आता है कंपनी के रूल्स और तीसरे नंबर पर आता है टीम और टीम मेंबर्स के आपस के रिलेशनशिप। इन तीनों पिलर्स या चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी भी कंपनी या उसके लीडर को 3 स्ट्रेटजी पर काम करना होता है। पहली स्ट्रेटजी हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस की थी, वो है इंटेंशनल कोलैबोरेशन। दूसरी स्ट्रेटजी है ड्राइविंग रेसिप्रोसिटी और तीसरी स्ट्रेटजी है डिजिटल लीडरशिप। ये तीनों ही स्ट्रेटजीज़ बहुत महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं ये तीनों स्ट्रेटजी पर अगर काम किया जाए तो वो एम्प्लॉय के 3 पिलर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को या 3 चक्र को एनर्जाइज करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं और उसको उसके आउटकम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बनाती हैं। आज इस वीडियो में हम अपनी दूसरी स्ट्रेटजी ड्राइविंग रेसिप्रोसिटी की बात करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो यह स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कंपनी कल्चर से जुड़ी हुई है। जेनरॉसिटी ही वास्तव में रेसिप्रोसिटी को जन्म देती है। रेसिप्रोसिटी एक्सचेंज, ट्रेड या फेवर से बिल्कुल अलग है। रेसिप्रोसिटी किसी भी कंपनी के कल्चर को स्ट्रेंथन करती है और जब किसी भी कंपनी में रेसिप्रोसिटी कल्चर होता है तो कंपनी का एम्प्लॉय या टीम मेंबर्स अपने काम के लिए, अपने आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार रहते हैं। पैसिफिक कल्चर रेसिप्रोसिटी का ओरिजिन है और वास्तव में पैसिफिक कल्चर में रेसिप्रोसिटी 2 लोगों के बीच में जेनरॉसिटी क्रिएट करती है और आपस के रिलेशन को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाती है। रेसिप्रोसिटी एक कल्चर है जहाँ पर हम अपनी और अपने साथ काम करने वाले लोगों की डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करके आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज, ट्रेड या फेवर में दूसरे के साथ संबंध बनाने का जो मेन मोटिवेशन है वो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। इन तीनों के अंदर हम दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं वो संबंध बनाने के पीछे हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है और उस सेल्फ इंटरेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। रेसिप्रोसिटी का जो मेन टारगेट है वो है आपसी संबंध के द्वारा या आपस के संबंध से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज में, फेवर में और रेसिप्रोसिटी में सेल्फ इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट
ही बेसिकली मुख्यतः बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करता है। रेसिप्रोसिटी आपको जेनरस बनाती है और रेसिप्रोसिटी को आप यूज करते हैं सामने वाले से अपने संबंध मेंटेन करने के लिए और इन संबंध को स्ट्रेंथन करने के लिए। कोई भी लीडर शॉप फ्लोर पर अपनी टीम और अपनी टीम मेंबर्स के बीच में रेसिप्रोसिटी कल्चर क्रिएट कर सकता है, जहां पर उसका हर टीम मेंबर्स इस प्रोसेस के कारण अपने साथी की, अपने दूसरे टीम मेंबर्स की, अपने क्रॉस फंक्शनल टीम मेंबर्स की या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मेंबर्स की हेल्प करना चाहेगा। और ये हेल्प बहुत तरह से वो अपने टीम मेंबर्स को एक्सटेंड कर सकता है, नॉलेज शेयरिंग करके, इंसिडेंट शेयरिंग करके, या किसी सजेशन के थ्रू, या उसकी कोई पर्सनल हेल्प करके। तो बेसिकली टीम मेंबर्स अपने काउंटर पार्ट्स के लिए, उसकी नीड्स के लिए ज़्यादा संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे आपस में एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक बेहतरीन कनेक्टिविटी भी बनती है। तो अगर देखा जाए तो रेसिप्रोसिटी कल्चर कंपनी के रूल्स और एम्प्लॉइज़ के रिलेशनशिप बॉन्ड को बहुत मजबूत बना देता है। कंपनी का टीम लीडर अपनी टीम को और उसके टीम के मेंबर्स की रेसिप्रोसिटी को बहुत तरह से चेक कर सकता है। ईयरली सर्वे किसी भी एम्प्लॉय की रेसिप्रोसिटी को चेक करने का ठीक तरीका नहीं होगा। डे टू डे मीटिंग्स, वन ऑन वन बेसिस पर या टीम मीटिंग्स एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है किसी भी टीम मेंबर्स की रेसिप्रोसिटी को चेक करने का। किसी भी गोल को लेकर टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस और उससे आए हुए आउटपुट के द्वारा टीम के मेंबर्स का काम के प्रति कमिटमेंट और काम के प्रति एंगेजमेंट देखा जा सकता है और वहाँ से उसकी रेसिप्रोसिटी को डिसाइड किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर हम देखें कोई भी लीडर्स यदि कंपनी के किसी गोल को अचीव करता है तो इस गोल को अचीव करने वाली टीम मेंबर्स के बिहेवियरल एस्पेक्ट को जज करके वो यह जान सकता है कि किस टीम मेंबर्स का गोल के प्रति कमिटमेंट कितना है, और वहीं से वो डिसाइड कर सकता है कि किस टीम मेंबर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तरीका क्या है अपने आउटपुट की। क्रॉस फंक्शनल या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के मेंबर्स के बीच में रेसिप्रोसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी एक कॉमन गोल के लिए टीम लीडर टीम्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है, उसमें अलग अलग डिसिप्लिन के टीम मेंबर्स को इंक्लूड कर सकता है, और क्रॉस फंक्शनल और मल्टी टैलेंटेड टीम्स के कोलैबोरेशन एफर्ट्स के लिए उनको रिवार्ड और अवार्ड दे सकता है। ये रिवार्ड और अवार्ड क्रॉस फंक्शनल टीम के मेंबर्स के लिए रेसिप्रोसिटी कल्चर में जाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशन हो सकते हैं। डॉक्टर फुनाकी के अनुसार रेसिप्रोसिटी कल्चर को जन्म देने वाले कंट्री टोंगा में रेसिप्रोसिटी का एक बहुत बड़ा कल्चरल एस्पेक्ट है, और यदि किसी कंपनी कल्चर में उसके एम्प्लॉय रेसिप्रोसिटी पर काम करते हैं
तो वो वास्तव में कंपनी कल्चर को सकारात्मक भी बनाते हैं और कंपनी कल्चर को बहुत मजबूत बनाते हैं। और रेसिप्रोसिटी कल्चर में एम्प्लॉई, टीम मेंबर्स या मैन अपने आउटपुट की जिम्मेदारी लेता है और वो अपने आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा माइल भी चलने के लिए तैयार रहता है।